फारसी बोली आई ना, तुर्की सोच न पाई ना, हिंदी बोलते आरसी, आए मुंह देखे जो उसे बताए। अमीर खुसरो की इस पहेली का तो जवाब है दर्पण, लेकिन जिंदगी एक ऐसा आईना है जिसमें लोग अपने वर्तमान के साथ अतीत और भविष्य भी नापते जोखते रहते हैं। फिर भी ये पहेली नहीं बूझ पाते कि आपका आज ही आपके दोनों कल का जवाब है। और वर्तमान के लिए तो एक ही नुस्खा है, कभी ना उम्मीद ना हो। मन के मौसम में आज जो लोक कथा हम लेकर आए हैं, उसमें भी एक पहेली है कि सबसे उपयुक्त वर कौन है। लोक कथा का शीर्षक है न्याय। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर उषा सक्सेना का। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। और बताइए आपकी आज की कथा में न्याय कैसे होता है। अच्छा, वर्षों पूर्व उज्जैनी में राजा पुण्यसेन का शासन था। उनका यश दूर दूर तक व्याप्त था। उनके मंत्री थे हरि स्वामी, जो कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे। वे अत्यंत वीर, विद्वान और धर्मपरायण थे। वे महाराज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनकी दो संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। उनका पुत्र देवस्वामी भी उन्हीं की तरह प्रतिभा संपन्न था। पुत्री सोमप्रभा अत्यंत सुंदर थी। दूधिया रंग, गड़ी हुई देयष्टि, चंद्र जैसा मुख, भौरों जैसे बाल, हिरनी सी आंखें और धनुषाकार भौहें। पुष्प की सुगंध की भांति उसके रूप की ख्याति देश देशांतरों में बिखर गई। उसके लिए दूर दूर से प्रस्ताव आने लगे। वह सर्वगुण संपन्न थी, विदुषी थी। उसने एक दिन अपने परिवार वालों से कहा, मैं अपना मनोनुकूल वर मिलने पर ही विवाह करूंगी। अच्छा। हाँ, शर्त या तो विद्वान हो, या परमवीर, या वैज्ञानिक। जिस व्यक्ति में इनमें से कोई गुण नहीं होगा, मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। वाह भाई, बहुत अच्छे। सोमप्रभा अपरूप सुंदरी और गुणी थी। उससे विवाह करने की आकांक्षा बहुतों को थी। एक बार मंत्री हरिस्वामी राज के किसी काम से दक्षिण देश की ओर गए। वहां वे अपने कार्य में रत थे कि उनसे मिलने एक ब्राह्मण नवयुवक आया। उसने मंत्री जी से उनकी कन्या सोमप्रभा से अपने लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। मंत्री जी ने सोमप्रभा की शर्तों के बारे में बताया। उस युवक ने कहा, मंत्री जी, आपकी पुत्री इतनी बुद्धिमती है, यह जानकर हर्ष हुआ। वैसे मैं एक वैज्ञानिक हूँ और इस क्षेत्र में मैंने अनेक शोध कार्य किए हैं। वत्स, क्या तुम इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? जी हाँ, मैंने आकाश में उड़ने वाला एक रथ बनाया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्वर्ग की सैर करवा लाऊं। उस युवक के आग्रह पर मंत्रीवर उसके साथ गए। दोनों उस नवयुवक के बनाए अनेक शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर बैठ गए। रथ उड़ने लगा और उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। वहां के मोहक दृश्यों को देखकर हरि स्वामी आश्चर्य से भर उठे। वे उस युवक से अत्यंत प्रभावित हुए और उसके साथ अपनी पुत्री के विवाह की स्वीकृति देते हुए बोले, तुम्हारे योग्य होने में कोई संदेह नहीं है पुत्र। आज से 7वें दिन तुम उज्जैनी आना। उसी दिन शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह सोमप्रभा के साथ होगा। इधर उज्जैनी में सोमप्रभा के भाई देवस्वामी से एक नवयुवक ने कहा, मित्र, मैं सोमप्रभा से अत्यंत प्रभावित हूँ। क्या ये संभव है कि मेरा विवाह सोमप्रभा से हो? देवस्वामी ने देखा कि वह व्यक्ति अत्यंत सुंदर, शिष्ट और कांतिवान है, किंतु उसे अपनी बहन की शर्तों का ध्यान आया। उसने कहा, मित्र, मेरी बहन विद्वान, वैज्ञानिक अथवा परमवीर, इन तीनों में से किसी एक गुणी व्यक्ति को ही अपना पति चुनेगी। जी, ये बात तो मेरे पक्ष में है। मैं परमवीर हूँ। ये देखो मेरे अस्त्र शस्त्र, मैंने विधिवत शिक्षा ग्रहण की है। उसने अपने युद्ध कौशल का प्रमाण भी दिया।
जिससे देव स्वामी बहुत प्रभावित हुआ। पिता की स्वीकृति से अनजान उसने भी उसी तिथि को सोम प्रभा का विवाह उस वीर नवयुवक से करने का निर्णय ले लिया। सोम प्रभा की माता से भी एक नवयुवक ने उनकी पुत्री से विवाह की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उससे कहा सोम प्रभा का विवाह उसी से होगा जो प्रबुद्ध होगा, वैज्ञानिक होगा अथवा परमवीर। उस युवक ने कहा मैं वेद शास्त्र में अत्यंत निपुण हूँ और ज्योतिष शास्त्र में भी भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी भी रखता हूँ। विद्वता का गुण तो मुझ में है ही, सोम प्रभा के लिए मैं ही उपयुक्त वर हूँ। अच्छा। अपनी विद्वता के प्रमाण स्वरूप उस युवक ने कुछ जानकारी भी सोम प्रभा की माँ को दी, जिससे प्रभावित होकर वे उस बुद्धिमान नवयुवक को अपनी पुत्री के विवाह का वचन दे बैठी। संयोग से उन्होंने भी वही तिथि और मुहूर्त चुना जो सोम प्रभा के भाई और पिता ने चुना था। बहुत बढ़िया। तीनों एक दूसरे की स्वीकृति से अनभिज्ञ थे। परिवार में जब सब एकत्रित हुए तो यही स्वीकृति उनकी चिंता का कारण बन गई। दोष किसी का नहीं था, योग्यता के आधार पर ही सोम प्रभा के अनुकूल तीनों ने वर का चयन कर विवाह का मुहूर्त और तिथि निर्धारित कर दी थी। अपने अपने दिए वचन से कोई मुकर नहीं सकता था। एक सप्ताह का समय बीत गया और उस निश्चित लग्न में तीनों ही वर अपनी अपनी बारात लेकर सोम प्रभा से विवाह करने के लिए आ गए। वो तो होने ही था, निमंत्रण मिला हुआ था तीनों भाई को। तीनों ने अलग अलग दिया था ना। अब कुछ निर्णय हो पाता इससे पूर्व सोम प्रभा महल से अदृश्य हो गई। लो। अब सब व्याकुल हो उठे। विद्वान नवयुवक ने चिंतन मनन के बाद बताया कि सोम प्रभा को धूम्रशिख नामक राक्षस उठा के ले गया है और विंध्याचल के जंगल में स्थित अपने महल में बंदनी बनाकर रखा हुआ है। अब सोम प्रभा के परिवार के लोग अत्यंत दुखी हो गए। तब वैज्ञानिक नवयुवक ने कहा आप लोग तनिक भी चिंता न कीजिए, अभी मैं एक रथ बनाता हूँ और आप सबको सोम प्रभा के पास ले चलता हूँ। चलिए। वैज्ञानिक नवयुवक ने आकाश में विचरण करने वाला एक मायावी रथ बनाया और उसमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र रख दिए। अब सब लोग उस रथ में बैठकर उस राक्षस के महल में पहुंचे। धूम्रशिख राक्षस बड़ा ही क्रूर और भयानक था। उसे देखकर उनके साथ आए हुए वीर नवयुवक ने बड़ी वीरता के साथ उस राक्षस के साथ युद्ध किया। उसने अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार उस राक्षस पर किया और अंत में एक तीर का प्रहार उसके सिर पर लगा, जिससे उसी क्षण धूम्रशिख राक्षस की मृत्यु हो गई। चलिए आगे क्या हुआ? आगे ये धूम्रशिख राक्षस की मृत्यु होने के बाद सब लोग उस मायावी रथ पर बैठकर उज्जैनी लौट आए। सोम प्रभा के कुशल पूर्वक घर लौट आने से चारों ओर प्रसन्नता थी, लहर व्याप्त हो गई। प्रसन्न हो उठे सब लोग। विद्वान का कहना था मैंने अपने बुद्ध चातुर्य से मालूम किया था कि सोम प्रभा कहाँ है, अन्यथा किसी को मालूम ही नहीं चल पाता कि सोम प्रभा कहाँ चली गई। वैज्ञानिक का कहना था कि यदि उसने मायावी रथ और अस्त्र शस्त्र न बनाए होते तो कोई धूम्रशिख तक पहुंच ही नहीं सकता था। अतः सोम प्रभा से विवाह करने का अधिकार उसी को है। वीर नवयुवक का कहना था कि सोम प्रभा तक पहुंचने के उपरांत भी यदि मैं उस भयानक राक्षस को न मारता तो कोई भी वहां से जीवित नहीं लौट सकता था। हाँ, अपने अपने तर्क तो सबके सही हैं। सबके सब अपनी जगह सब सही है। परिवार के लोग विचित्र सी उलझन में फंस गए। तीनों नवयुवक ही सुंदर, कर्मठ और योग्य थे, इसमें संदेह नहीं था, किंतु सोम प्रभा का विवाह तो किसी एक से ही किया जा सकता था ना। तीनों ही सोम प्रभा से विवाह करने को लालच थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि सोम प्रभा को राक्षस से मुक्त कराने का प्रयास तो सभी ने किया था। सभी अपने अपने तर्क दे रहे थे। अब बात बढ़ते बढ़ते न्यायप्रिय राजा के समक्ष पहुंची।
सारी स्थिति पर गंभीरता से सोच विचार कर राजा ने निर्णय दिया। सोम प्रभा का विवाह तो वीर नवयुवक से ही होना चाहिए, क्योंकि यदि वह उस भयानक राक्षस को नहीं मारता तो वहां से किसी का लौटना संभव ही नहीं था। जी। अपनी वीरता और साहस के कारण उसने सोम प्रभा को उस राक्षस के चंगुल से बचाया, इसलिए उसके लिए सबसे उपयुक्त वर वही है। अब रही विद्वान और वैज्ञानिक की बात, तो उनका प्रयास भी सराहनीय है, किंतु वे दोनों ही ईश्वर द्वारा इस युवक की सहायता के लिए भेजे गए थे। जी। उनके कार्य इस वीर की सहायता के लिए सुनियोजित थे। साहसिक कार्य तो इस वीर नवयुवक ने किया है, उस भयानक राक्षस का अंत इसके द्वारा हुआ है। अतः सोम प्रभा के लिए सबसे उपयुक्त वर यही है। सोम प्रभा का ब्याह इसी से होना चाहिए। जी। अब राजा का निर्णय था, राजा का निर्णय सभी को मान्य था। एक शुभ मुहूर्त में सोम प्रभा का ब्याह उस वीर नवयुवक से हो गया और सब सुख से रहने लगे। उषा जी, इस कथा में दो बड़े दिलचस्प पहलू हैं। हाँ, मंत्री की क्या? बेटी की अपने वर को लेकर 3 शर्तें और दूसरी तरफ परिवार द्वारा जुटाए गए 3 वर। बहुत निराला स्वयंवर है। हाँ, सच में देखा जाए तो अगर राक्षस सोम प्रभा का अपहरण न करता तो इस पहेली का हल शायद राजा भी न निकाल पाते। नहीं नहीं निकाल पाते। खलनायक हाँ, होते हुए भी राक्षस कहानी की धुरी है। उम्मीद हाँ, है सुनने वालों को भी ये लोक कथा पसंद आई होगी। उषा जी, बहुत आभार मन के मौसम में शामिल होने के लिए और इतनी रोचक कहानी सुनाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक बार पुनः मौका दिया अपनी कहानी का पारायण के लिए।